इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, सिर्फ इस 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरों के साथ मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल को संबोधित किया। मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया और अंग्रेजी में भाषण देकर अमेरिकियों को अपनी ओर आकर्षित किया। सेंट्रल पार्क में मौजूद हजारों लोगों ने नारे और तालियों के साथ मोदी का जोरदार स्वागत किया। मोदी ने युवाओं पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि युवा पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अमेरिकियों से कहा, हमारे युवा आपका काम कर देख रहे हैं। साथ ही मोदी ने विश्व शांति की कामना करते हुए कहा कि दुनिया के सभी लोग खुश रहें। सेंट्रल पार्क में भाषण के बाद हॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर ह्यूग जैकमैन मंच पर मोदी से मिलने पहुंच गए। मोदी ने ह्यूग जैकमैन की जमकर तारीफ की। अपने खास ड्रेसिंग सेंस को लेकर मशहूर पीएम मोदी यहां अपने देसी लुक में नजर आए। मोदी ने पायजामा कुर्ता के ऊपर नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी। सेंट्रल पार्क में ही नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम से मुलाकात की। मुलाकात ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के दौरान हुई। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी से भी मुलाकात की। दोनों के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि यूएन में कश्मीर मुद्दे का हल निकलेगा, इस पर उन्हें संदेह है। मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय वार्ता से ही हो सकता है। मोदी ने कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान को शांतिपूर्ण और आतंकवाद से रहित माहौल बनाना होगा। मोदी ने कहा कि हमारा भविष्य हमारे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा है, इसलिए हमने पहले दिन से ही पड़ोसियों से संबंध बेहतर करने की कोशिश की। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की नीति अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग बढ़ाने की है और पाकिस्तान को लेकर भी उनकी यही नीति है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में हमें कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद पर ध्यान देना चाहिए। हमने पाकिस्तान को भी मदद देने की बात कही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन में दुनिया में बढ़ रहे आतंकवाद पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकियों को पनाह दे रहे हैं और इसे अपनी नीति का हिस्सा बना चुके हैं। पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है। इससे निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूएन को आगे आना होगा। मोदी ने कहा कि यूएन जैसे संगठन के होते हुए भी हमने कई जी ग्रुप बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अलग अलग समूहों के बजाय एक ही जी ऑल हो जाए। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश या समूह दुनिया की दशा और दिशा तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यूएन शांति मिशन को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए इनमें शामिल देशों को फैसले लेने में भी जगह दी जाए। पीएम ने कहा कि दुनिया के सामने कई समस्याएं हैं, इनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी हमारा हथियार बन सकती है। उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक संस्थाएं समय के साथ नहीं बदली तो इन पर आउटडेटेड होने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी तकनीकी और सृजनशीलता को साझा करने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित देशों को अपनी फंडिंग और तकनीकी हस्तांतरण को साझा करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी परंपरा हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है। यूएन में नरेंद्र मोदी ने योग पर जोर देते हुए कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करनी होगी। मोदी ने कहा कि योग प्रकृति और मनुष्य के बीच की कड़ी है। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देकर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मोदी से पहले बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यूएन में हिंदी में भाषण दिया था। अपने पहले ही भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन महासचिव बान की मून से मुलाकात की। यूएन मुख्यालय में बान की मून प्रधानमंत्री मोदी से काफी गर्मजोशी से मिले। बान की मून के साथ बैठक के दौरान मोदी ने कश्मीर के बारे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन महासचिव बान की मून से मुलाकात की। यूएन मुख्यालय में बान की मून प्रधानमंत्री मोदी से काफी गर्मजोशी से मिले। बान की मून के साथ बैठक के दौरान मोदी ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की टिप्पणी का भी जिक्र किया। साथ ही मोदी ने यूएन महासचिव के साथ बैठक के दौरान आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा की। यूएन महासचिव के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। इससे पहले न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी ने 9/11 हमले में मारे गए लोगों की याद में बने मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि दी।
पीएम मोदी ने 9/11 मेमोरियल पर हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय संस्कृति के मुताबिक सफेद कुर्ते पैजामे में नजर आए। 2001 में अलकायदा ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। हमले में मारे गए लोगों की याद में ही ये मेमोरियल बनाया गया। 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा के दौरान पीएम मोदी के साथ भारतीय राजदूत और अन्य अधिकारी भी थे। पीएम मोदी ने 9/11 हमले में मारे गए भारतीय लोगों के नाम के आगे पीले गुलाब के फूल चढ़ाकर उन्हें भी याद किया। यूएन सम्मेलन के इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्से से भी मुलाकात की। राजपक्षे के साथ करीब आधे घंटे की मीटिंग में मोदी ने श्रीलंका और भारत के अहम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी और श्रीलंकन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्से की मीटिंग के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और डेलीगेशन के सदस्य भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मिले। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच करीब आधा घंटा दोनों देशों के अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग में भारत और बांग्लादेश में बढ़ रहे उग्रवाद से निपटने के लिए सहयोग पर खास जोर दिया गया। न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी की नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से भी बात हुई। नरेंद्र मोदी और सुशील कोइराला के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दूसरे दिन न्यू जर्सी के क्रिस क्रिस्टी से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आज न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। यहां नरेंद्र मोदी अमेरिका में रहने वाले करीब 20,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। अमेरिका के 48 राज्यों और कनाडा के 5 प्रांतों से हजारों भारतीय अमेरिकी इस आयोजन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने न सिर्फ भारतीय अमेरिकी होंगे बल्कि अमेरिकी सांसद और कॉरपोरेट्स भी मौजूद रहेंगे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब मोदी का कार्यक्रम होगा तो उसमें अमेरिकी कांग्रेस की एकमात्र हिंदू सांसद तुलस गाबर्ट भी होंगी। इससे पहले तुलसी ने मोदी को वीजा दिए जाने का समर्थन किया। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करेगा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के प्रोग्राम को इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी आयोजित कर रही है। न्यूयॉर्क में मौजूद इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने कम्युनिटी के अहम सदस्यों से बातचीत की। कम्युनिटी के चेयरमैन चंद्रकांत पटेल ने बताया कि प्रोग्राम को लेकर टिकटों की मारामारी हो रही है। चंद्रकांत पटेल ने बताया कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर 10,000 तिरंगे फहराकर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। इस प्रोग्राम का सोशल मीडिया कैंपेन संभाल रहे लालजी गोस्वामी ने बताया कि pmvisit.org फेसबुक पेज के जरिए वो कार्यक्रम की सारी अपडेट्स ले सकते हैं। मेडिसन स्क्वायर पर जब मोदी भाषण देंगे तो टाइम्स स्क्वायर पर बिलबोर्ड्स पर भी वो भाषण लाइव होगा। मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर भारतीयों में काफी उत्साह है। अमेरिका के अलग अलग इलाकों में रह रहे लोग न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले भारतीयों से बात की। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सिख कम्युनिटी के लोगों ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी 1984 के दंगों की फिर से जांच करवाएंगे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी पीएम मोदी की धूम है। लोग टी शर्ट पर न्यूयॉर्क लव्स मोदी लिखवाकर घूम रहे हैं। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के खास मेहमान होंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर के दौरान होगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी चर्चा होगी। भारत अमेरिका के साथ रक्षा सौदे और आपसी व्यापार बढ़ाने पर बातचीत कर सकता है। उद्योग जगत को इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। ओबामा पीएम मोदी के सम्मान में भोज देंगे, लेकिन नवरात्रि के उपवास की वजह से पीएम कुछ भी नहीं खाएंगे। इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। 30 सितंबर को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने का वक्त तय किया गया है। अलगाववादियों से बातचीत को लेकर भारत के कड़े रुख के आगे पाकिस्तान झुक गया है। पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की हुर्रियत नेताओं से बातचीत का वक्त सही नहीं था। इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स से बातचीत में पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने ये बात मानी। सरताज अजीज ने नरम रुख अपनाते हुए कहा कि अगर बातचीत शुरू होती है तो हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के वक्त को बदला जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले महीने 25 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव की वार्ता होनी थी, जिसे भारत ने रद्द कर दिया था। बातचीत से ठीक पहले पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने नई दिल्ली में हुर्रियत नेताओं से बातचीत की थी।
दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने एक शख्स की जान ले ली। हादसा रेंज रोवर कार से हुआ। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी का मेडिकल कर इस बात का पता लगा रही है कि कहीं वो शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चला रहा था। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक युवक ने अपने ससुराल में आत्मदाह करने की कोशिश की। जीटीबी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में रखा गया है। वो सोमवार को बेल के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दे सकती हैं। कल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जयललिता को 4 साल की जेल और 100 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जयललिता को 18 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद ये सजा मिली है। जयललिता के अलावा उनकी दोस्त शशिकला समेत 3 और आरोपियों को भी इस मामले में दोषी करार दिया गया है। अब जयललिता को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा और नए जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अब वो विधायक भी नहीं रहेंगी। जयललिता पहली सीएम होंगी जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सजा के बाद अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जयललिता का राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटक गया है क्योंकि अगले 10 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। जयललिता पर आए फैसले से सत्तारूढ़ एआईएडीएमके समर्थक गहरे सदमे में हैं। जयललिता को सजा सुनाए जाने के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जमकर हंगामा किया, कई जगह जाम लगाया। चेन्नई में जयललिता के घर के बाहर मौजूद मीडिया भी समर्थकों के निशाने पर आ गया। मुख्यमंत्री जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तमिलनाडु के कई हिस्सों में हिंसा भड़की। एआईएडीएमके के नाराज समर्थकों ने आगजनी की, जिसे देखते हुए बाजार दुकानें बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि, उनके बेटे एमके स्टालिन और एमके अलागिरी का पुतला फूंका। चेन्नई और मदुरई में कई जगहों पर डीएमके के पोस्टर फाड़े जाने से तनाव फैल गया। जयललिता के समर्थकों ने डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि के घर के बाहर भी पत्थरबाजी की और जोरदार हंगामा किया। जयललिता को सजा सुनाए जाने के बाद उनके घर के बाहर एक समर्थक ने आत्मदाह करने की नाकाम कोशिश की। जया के समर्थकों ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर जमकर हंगामा किया और स्वामी का पुतला फूंका। जयललिता के समर्थकों ने सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्टर जलाए और उनकी तस्वीर पर जूते चप्पल चलाए। पूरे तमिलनाडु में बिजली सप्लाई रोक दी गई है और कई न्यूज चैनल्स के प्रसारण पर भी रोक है। डीएमके, कांग्रेस समेत सूबे की तमाम विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मामला 18 साल पुराना है। आरोप ये था कि 91 से 96 के बीच उन्होंने ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी की। 1996 में जयललिता के घर पर छापे के दौरान जांच एजेंसियों को कीमती साड़ियों, घड़ियों और चप्पलों का स्टॉक मिला था। राज्यपाल की सिफारिश को मानते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट का फैसला राष्ट्रपति को भेजा गया है। इस पर मुहर लगते ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि एनसीपी के समर्थन वापसी के बाद सीएम पृथ्वीराज चौहान ने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले कांग्रेस ने गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार से भी हटने का फैसला लिया था। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति शासन अपने आप हट जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन टूटने को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उद्धव ठाकरे ने पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। बीजेपी पर महज 4-5 सीटों के लिए गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पीठ में खंजर घोंपा है। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदान में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने पीएम पर भी निशाना साधा। 2002 के बाद गुजरात में बने हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने और बाल ठाकरे ने हमेशा नरेंद्र मोदी का साथ दिया। इस मौके पर उद्धव भावनात्मक कार्ड खेलते हुए बाल ठाकरे के नाम पर लोगों से समर्थन उन्होंने मांगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर जनता ने साथ दिया तो वो जरूर सीएम पद स्वीकार करेंगे। शिवसेना चीफ ने आरपीआई नेता रामदास अठावले को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर देते हुए साथ आने की अपील की है। वहीं रामदास अठावले ने शिवसेना की बजाय बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया है। गठबंधन टूटने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे अमित शाह ने नेताओं के साथ रणनीति बनाई। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी लहर पैदा करने के लिए बीजेपी ने उनकी 15 रैलियां करने की योजना बनाई है। कल पर्चा दाखिल करने के आखिरी दिन बीजेपी ने 257 सीटों पर नामांकन दाखिल किया और 31 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दी। वहीं शिवसेना ने 2 सीटें छोड़कर बाकी सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। गोपीनाथ मुंडे से रिश्तों को ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने उनकी बेटी पंकजा मुंडे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूरी 288 सीटों पर तो एनसीपी ने 286 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब ये भी साफ हो गया कि उद्धव और राज ठाकरे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया।
चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए कुल 7,401 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच 29 सितंबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। आखिरी दिन 1239 नामांकनों के साथ ही हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए पर्चा भरने का काम पूरा हो गया। इसी के साथ 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए कुल 2049 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। आखिरी दिन हरियाणा जनचेतना पार्टी की कालका विधानसभा सीट से प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। एचजेसीपी की कालका से उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंची। लोगों ने उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा की पत्नी है शक्ति रानी शर्मा। हरियाणा जनचेतना पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही समाज सेविका शक्ति रानी शर्मा ने कालका के विकास को अपना मुद्दा बनाया है। मोदी के मिशन स्वच्छ भारत के तहत केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपने ऑफिस के बाहर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने न सिर्फ झाड़ू लगाया बल्कि कूड़ा भी उठाया। जस्टिस एचएल दत्तू आज सुप्रीम कोर्ट के 42वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वो जस्टिस आर एम लोढ़ा की जगह लेंगे और दिसंबर 2015 तक इस पद पर बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल ने राजनीति में आने का फैसला किया है। आईआईटी दिल्ली से स्नातक कर रही हर्षिता केजरीवाल पार्टी की छात्र शाखा छात्र युवा संघर्ष समिति में शामिल होकर राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। आपकी युवा शाखा डीयू जेएमआई जेएनयू के अलावा दिल्ली के 50 कॉलेजेस में मौजूदगी होगी। आप पार्टी ने ये शाखा शनिवार को शुरू की। लखनऊ में साल 2016 के अंत तक मेट्रो ट्रेन शुरू हो सकती है। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने ये बातें कही। लखनऊ मेट्रो के फर्स्ट फेज में लगभग 23 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जहां केंद्र की योजनाओं से लोगों को वाकिफ कराया, वहीं विकलांग लोगों के बीच जरूरत की चीजें बांटी। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रति यादव की पत्नी अपर्णा यादव एक सेमिनार में शामिल होने मथुरा पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को अगर अपनी आवाज बुलंद करनी है तो उन्हें पहले जागरूक होना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में एनआरएचएम घोटाले के एक गवाह के खुदकुशी करने से हड़कंप मच गया। गवाह का नाम डॉक्टर हरीश चंद्रा था और वो जीबीयू यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहते थे। डॉक्टर हरीश चंद्रा कांशीराम अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट थे। वो एनआरएचएम घोटाले में अहम गवाह थे। कुछ ही दिनों में उन्हें गवाही देनी थी। निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंधेर को शनिवार देर शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया। वो तकरीबन 8 साल बाद जेल से रिहा हुआ। पंधेर को लेने उसका बेटा डासना जेल गया था। पंधेर को अगस्त महीने में 5 मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। निठारी कांड के खुलासे के बाद 30 दिसंबर 2006 को उसे गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम और मेघालय के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वो आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। उन्हें बाढ़ से हुई तबाही का ब्यौरा देंगे। इम्फाल के मंत्री पोखरी इलाके में अज्ञात लोगों ने एमवे हेड ऑफिस पर 2 ग्रेनेड फेंके। नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज मां दुर्गा के कूष्मांडा रूप की पूजा होती है। दिल्ली में आयोजित एक डांडिया कार्यक्रम में पूर्व मंत्री किरण वालिया ने भी जमकर मस्ती की। सूरत में आयोजित नवरात्र फेस्टिवल में बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत पहुंची। पाकिस्तान की कोर्ट ने पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ एक और हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 3 प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में पीएम नवाज समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान की सुरक्षा अधिकारियों ने 29 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। जापान में माउंट ओताके ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद जलती राख की चपेट में आने से 11 लोग घायल हो गए।